विद्यामंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सासुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 10वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे थे। जो टॉपिक आपका दे रखा है जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। तो इस पाठ पर अगर आज अपना वीडियो लेक्चर तीसरा है और आप जानते हैं कि बायो रसायन के अंतर्गत जैव अणु सम्मिलित किए गए थे। शुरुआती फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य पदार्थ ये सब सारे प्रकार के बायो रसायन के अंतर्गत स्थिति की जाती है। बेसिकली आप जानते भी हैं कि अलग अलग प्रकार के जैव अणु डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीवों की आधारभूत इकाई के रूप में मुख्य भूमिका निभाने कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आज का चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे वो है एंजाइम। आपने प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी की होगी, जो वीडियो रिलीज हुआ उसको आपने देखा भी होगा। और आज उम्मीद करते हैं कि एंजाइम किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, क्या कार्य प्रणाली रहती है, उसको स्टडी अपन करने जा रहे हैं। देखिए, एंजाइम्स प्राकृतिक सरल एवं संयुक्त प्रोटीन होते हैं। ये भी एक प्रकार के प्रोटीन के पार्ट बनाए गए हैं। एंजाइम भी एक प्रोटीन का ही हिस्सा है। ऑल आर प्रोटीन नॉट नेसेसरी एंजाइम बट ऑल आर एंजाइम आर प्रोटीन्स। दिमाग बात करें, जितने भी मैक्सिमम एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, प्रोटीन होते हैं, परंतु सारे प्रोटीन एंजाइम होना कोई नेसेसरी नहीं है। तो ये बात दिमाग में रखेंगे। एंजाइम तो प्रोटीन हो सकते हैं, एंजाइम प्रोटीन कैन बी पॉसिबल। मैक्सिमम एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन अधिकांश हो करते हैं, परंतु प्रोटीन ऑल आर एंजाइम होना कोई जरूरी नहीं है। ये बात दिमाग में रखना कि अधिकांश एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रोटीन होती है, परंतु प्रोटीन एंजाइम होना कोई जरूरी नहीं, प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये ध्यान रखना, दिमाग बात रही। तो अपन देखते हैं जनरली एंजाइम प्राकृतिक सरल एवं संयुक्त प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने का काम करते हैं। एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट। एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं इसके बारे में आप जानते भी हैं कि उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं, अर्थात अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को इफेक्टेड करने का काम करते हैं। अभिक्रिया में स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, परंतु अभिक्रिया के वेग को संयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं उत्प्रेरक। आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बात करें तो फर्स्ट क्या होता है? रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट। फिर बाद में रिएक्टेंट कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। तो देखिए इनके बारे में बेसिकली छोटी क्लास से जानते आ रहे हैं कि क्रियाकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद। ये क्या आपकी? उत्पाद, क्रियाकारक और यह है उत्प्रेरक। तो आप जानते हैं उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जबकि ये स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित, जैसे थे यथा कंडीशन वैसे प्राप्त हो जाते हैं। बेसिकली बात छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम एंजाइम खमीर ईस्ट से प्राप्त किया गया। किससे? ईस्ट एक कवक प्रजाति से सर्वप्रथम एंजाइम को प्राप्त किया गया। बेसिकली अधिकांश एंजाइम देखा जाते हैं तो उनकी संरचना कैसे होती है? गोलाकार संरचना में उपस्थित होते हैं। एंजाइम किस संरचना में एग्जिस्ट करते हैं? गोलाकार बिंदु अनुमा संरचना में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप जनरली जानते हैं कि बिंदु अनुमा संरचना हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, कैसा भी, कुल मिला गोला कैसा होता है? आप जानते हैं गोलियां छोटी छोटी होती है, अलग अलग प्रकार बॉल नहीं होती, बॉल के समान उनकी संरचना एग्जिस्ट होती है। एंजाइमों का वर्गीकरण बेसिकली आप देखें तो मुख्यतः एंजाइम को 6 वर्गों में डिवाइड कर रखा है। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में इसको एंजाइम को बांट रखा है। फर्स्ट आ रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम।
ऐसे एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार के जैव ऑक्सीकरण अपक्षय अभिक्रिया को प्रभावित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन सी? जैव ऑक्सीकरण अपक्षय अभिक्रिया को इफेक्टेड करने का काम करते हैं। ट्रांसफेरेंस नाम से स्पष्टीकरण हो रहा है कि स्थानांतरण करने में एंजाइम की भूमिका रहती है। इस प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं? स्थानांतरण करने में दो पदार्थों का समूह को विनिमय करना या कोई पदार्थ का स्थानांतरण करने में इसकी भूमिका रहती है ट्रांसफेरेंस एंजाइम की। मान लीजिए A+, B और CD दो क्रियाकारक हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। इसमें ट्रांसफेरेंस एंजाइम डालने पर दोनों आपस में क्रिया करके समूह को क्या कर देते हैं? विनिमयकरण कर देते हैं। B C को प्रदान किया जाता है और C A के साथ मिलता है तो एक दूसरे क्या होते हैं? ट्रांसलेशन हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब नाम से स्पष्टीकरण है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जल अपघटन क्रिया। क्या होती है कि मान लो कोई भी आपने क्रियाकारक ले रखा है, उसको जल में अब जल के साथ क्रिया करोगे तो क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाता है। जल में क्रिया करके क्या हो जाएगा? अपघटित हो जाता है। जल अपघटन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के एंजाइम हाइड्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। मान लो A और B कोई क्रियाकारक था, उसकी अभिक्रिया जल के साथ बढ़ाते हैं तो हाइड्रोक्साइड प्लस आपके बेसिक कंपाउंड क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। आगे देखते हैं सौदा टाइप का एंजाइम कौन सा हो जाएगा? लाइजेज। ये जल अपघटन के अतिरिक्त किसी पदार्थों के समूह को हटाने में मुख्य भूमिका निभाता है। जल अपघटन की क्रिया इसमें नहीं होती, डायरेक्ट पदार्थ क्या होगा? अपघटित हो जाता है। A, B कोई मान लो क्रियाकारक है, किसी लाइजेज एंजाइम की उपस्थिति में A+B क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। आइसोमेरेज समावीकरण अभिक्रिया में, अब समावीकरण अभिक्रिया यहाँ पे क्या होती है उसको अपन प्रस्तुतिकरण करते हैं कि समावी अभिक्रिया का आपसे क्या तात्पर्य है। तो अपन बेसिकली जानते हैं, क्या जानते हैं? देखिए समावीकरण अभिक्रिया के बारे में कि ऐसे यौगिक होते हैं जिनका अणुसूत्र तो क्या होता है? समान। अणुसूत्र समान, अणुसूत्र दो क्रियाकारक दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं जिनका अणुसूत्र समान होता है, भौतिक गुणधर्म समान होते हैं, परंतु उनका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उसे समावी यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया या परिघटना को प्रदर्शित करने का काम करते हैं वो समावीकरण अभिक्रिया कहलाती है, समाव्यता कहलाती है। और जिसमें समाव्यता देखने को मिलती है वो समावीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल सी परिभाषा याद रखना जो आप 11th क्लास में पढ़ गए हैं समाव्यता के बारे में से कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है तथा उसके भौतिक गुणधर्म भी क्या होते हैं? बेसिकली समान होते हैं, परंतु उनका संरचना सूत्र व रासायनिक प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न होने की वजह से इस प्रकार के यौगिक समावी यौगिक होते हैं तथा इस प्रकार से जो गुणधर्म प्रदर्शित करने की परिघटना होती है उसको अपन बोलते हैं समाव्यता तथा जिस अभिक्रिया में देखने को मिलते हैं उसको बोलते हैं समावीकरण अभिक्रिया। दिमाग बात रहेगी बेसिकली। आगे देखते हैं लाइगेज एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम होते हैं जो एटीपी के साथ संयुग्मन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। बॉडी में एटीपी का निर्माण होता है, उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए लाइगेज एंजाइम की विशेष भूमिका रहती है। तो एंजाइमों को मुख्यतः छह कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एंजाइम के बेसिक गुणधर्मों के बारे में आपको बताया। अब अपन देखने जा रहे हैं एंजाइमों के सामान्य क्या क्या गुणधर्म होते हैं और क्या प्रॉपर्टी होती है उसको अपन डिस्कस करेंगे। एक बार पुनः दर्शाते हुए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैटर को रख करते हुए अपन पढ़ेंगे एंजाइम के गुणधर्म, फिर बाद में एंजाइम की क्रियाविधि और लास्ट में आपका आएगा एंजाइम की उपयोगिता। तो देखिए एंजाइम एक प्राकृतिक सरल एवं संयुक्त प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक जैव रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। सर्वप्रथम एंजाइम इससे प्राप्त किया गया। एंजाइम गोलाकार संरचना में उपस्थित होते हैं। वर्गीकरण के तौर पे देखें तो एंजाइम को मुख्यतः छह कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। ऑक्सीडेटिव, ट्रांसपेरेंस, हाइड्रोलाइसिस, लाइगेज, आइसोमर और लाइगेजेस। दिमाग बात रहेगी। तो जो भी मैटर आपको बताया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से स्टडी करते रहे और समझते रहे और कंफ्यूज न हो। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मेटाफोर अब करते हुए अपन पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम के सामान्य गुणधर्म, एंजाइम की विशेष क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको स्टडी कर रहे हैं, और फिर बाद में आपके आएगी क्रियाविधि। देखिए बेसिकली अपन देखते हैं एंजाइमों के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जनरली आप सिर्फ जानते हैं कि एंजाइम एक रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं जो जल तथा तनु विलयन में घुलनशील होता है। तनु NH को, तनु HCl को, तनु H2S को, फॉर्मेलिन को, कोई भी तनु विलयन ले रखा है, तनु केमिकल में क्या होते हैं? डिसोल्युबल होते हैं। जल तथा तनु विलयन में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान क्या होता है? उच्च होता है, मतलब हायर अणुभार वाले प्रोटीन बताएंगे। उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तथा ये कोलेडी विलयन पद्धति के सॉल्यूशन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोलेडी विलयन प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। कैसी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं? कोलेडी विलयन प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। कोलेडी विलयन के बारे में आपने दूसरे पार्ट में स्टडी की थी कि कोलेडी विलयन ऐसा विलयन होता है जो ब्राउनी गति को प्रदर्शित करता है तथा टिंगल प्रभाव को दर्शाता है, और इनमें पार्टिकल होते हैं जिसको अपन नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं, परंतु स्पेशल सूक्ष्मदर्शी या कोई भी आप टेक्नोलॉजी यूज करके कणों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये कोलेडी प्रकृति होते हैं। ये शरीर तापमान तथा सामान्य pH 6 से 8 के मध्य अधिक सक्रियता प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। सक्रियता, इनकी जो एंजाइम की सक्रियता बताई जा रही है, सक्रियता कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से प्रभावित होती है। मान लो इनकी सक्रियता मतलब एक्टिवेशन पावर को देखें एंजाइम की, तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ को मिलाने से इनकी सक्रियता प्रभावित हो सकती है, कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। एंजाइम की क्रियाविधि, इनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। एंजाइम बहुत कम मात्रा में आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार आप किसी भी अभिक्रिया को प्रदर्शित आसानी से कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर बताई जा रही है। ये अभिक्रिया की दर को 10 की पावर 20 गुणा मल्टीप्लाई के रूप में भर्ती करने का काम करते हैं। अभिक्रिया की दर इतनी हाईली आप इंक्रीमेंट करते हैं कि 10 पर घातांक के रूप में 20 जरूर रखें, मतलब 10 को 20 बार ऐसे गुणा कर दोगे 10 कितने आपके डिजिट प्राप्त होती है, उसको गुणा करने पर इतनी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की टेंडेंसी रहती है। तो बेसिकली आपको कई बार पूछते हैं एंजाइम के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, क्या प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का टॉपिक आपके रहेगा वो है एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि आपके लिए इंपॉर्टेंट बिंदु बताया गया है। देखिए एंजाइम एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। किसको? जैव रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम काम आते हैं। ऐसा नहीं कि आप केमिकल अभिक्रिया में आपके ऊपर अलग काम आते कैटालाइस्ट, परंतु यहाँ पे जैव अभिक्रिया की बात की जा रही है। इनकी ये सूक्ष्म मात्रिक तथा कम सकरण ऊर्जा वाली संक्रमण अवस्था प्रदर्शित करने लगते हैं। इनकी बहुत कम आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आपने ऊर्जा दी तो भी ये क्या हो जाएंगे? हाईली एक्टिवेशन पावर प्रदर्शित करना शुरू हो जाते हैं। एंजाइम एक तालासापी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तालासापी सिद्धांत का मतलब आप देखते हैं जो ताला जिस साबी से घुलता है कोई अन्य साबी उस पर नहीं लगती ना, वैसे वैसे एंजाइम भी अपनी भूमिका प्रदर्शित करने का काम करते हैं। जैसे जो ताला जिस साबी से घुलता है वैसे वैसे जो अभिक्रिया जिस एंजाइम से एक्टिव होती है वो अभिक्रिया उसी एंजाइम से ही एक्टिव होने की प्रक्रिया प्रदर्शित करती हुई दर्शाई गई। बेसिकली एंजाइम की क्रियाविधि आप देखते हैं तो ये एंजाइम की क्रियाविधि 4 स्टेप में संपन्न होती हुई बताई गई। कितने स्टेप में संपन्न होगी? 4 स्टेप में ये पूरी क्रिया प्रदर्शित होती है। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट, एस का मतलब सबस्ट्रेट मतलब पदार्थ, आई का मतलब मध्यवर्ती इंटरमीडिएट अणु और पी का मतलब प्रोडक्ट और ई का फॉर एंजाइम। तो ये बात दिमाग में शॉर्ट वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? संकुल बनाता है। क्या बनाता है? संकुल बनाता है। पुनः जो संकुल बन रखा है वो रिएक्शन प्रदर्शित करता हुआ कम मात्रा में ऊर्जा ऑब्जर्व करता हुआ किसमें कन्वर्ट होगा? इंटरमीडिएट ई में कन्वर्ट होता है। एंजाइम इंटरमीडिएट पदार्थ को जनरेट करता है। फिर तीसरे स्टेप में इंटरमीडिएट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है।
EP में कन्वर्ट होगा, किसमें? EP में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट स्टेप में आप देखते हैं जो EP है उसमें से एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट वापस जनरेट हो जाता है। एंजाइम जैसा था वैसे वैसे पुनः प्राप्त हो जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं ओनली फॉर एंजाइम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने का कार्य करता है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है। जैसे आपको अभिक्रिया क्रियाविधि के माध्यम से समझाया, जैसे आपने शुरुआत में अभिक्रिया में E काम में लिया था वैसा वैसा ही प्रोडक्ट के दौरान पुनः प्राप्त हो जाता है। बेसिकली बात दिमाग में रहेगी। तो सिंपल थ्योरेटिकल मैटर दे रखा है, उसको व्यवस्थित रूप से इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का आपके एंजाइम वाले टॉपिक में आपके देखने को मिलता है। वो एंजाइम की क्रियाविधि वेरी मोस्ट है। एग्जाम के दृष्टि से आप ध्यान रखते हुए व्यवस्थित कंटेंट को तैयार करें। आगे हम देखते हैं एंजाइम की उपयोगिता। अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं, उनकी उपयोगिता अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। उस एंजाइम को अपन नामकरण करते हैं तो पदार्थ के पीछे एज वर्ड लगाते हैं, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लूकेज, ऐसे पेप्टेन्स। तो उस एंजाइम जो होते हैं पदार्थ के अकॉर्डिंग, शर्करा के अकॉर्डिंग उसके पीछे एज लगाकर एंजाइम का नामकरण प्रदर्शित किया जाता है। बेसिकली एंजाइम की उपयोगिता क्या है, क्या गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे, उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। एक बार पुनः मैं दर्शाते हुए आप पूरे मैटर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन आगे बढ़ते हैं एंजाइम की उपयोगिता को, फिर बाद में आज अपने ओनली फॉर एंजाइम वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगले लेक्चर में आप देखोगे एंजाइम के बाद में आप कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल को अपन स्टडी भी करेंगे। तो देखिए एंजाइम के गुणधर्म क्या थे। ये रंगहीन ठोस पदार्थ होते हैं, जल तथा तनु विलयन में घुलनशील होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान उच्च होता है और इनकी प्रकृति कोलाइडी प्रकृति के यौगिक होते हैं। ये शरीर व सामान्य pH पर अधिक क्रियाशील दर्शाते हैं, शरीर के टेम्परेचर तथा सामान्य pH पर अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। एक एंजाइम एक अभिक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करता है। इनकी सक्रियता, एंजाइम की सक्रियता एक्टिवेशन पावर को देखें तो बेसिकली ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से क्या होते हैं, इफेक्टेड होने का कार्य बताया गया है। इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अभिक्रिया की दर 10 की पावर 20 गुना के रूप में इंप्रूवमेंट करने के कार्य प्रदर्शित करते रहते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि बेसिकली आप देखते हैं एक एंजाइम एक जैव रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, स्वयं अप्रभावित रहते हैं। स्वयं क्या रहेंगे, अप्रभावित। आप साथ में ऐड करना सावधान कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, एंजाइम स्वयं क्या रहेंगे, अप्रभावित। स्वयं अप्रभावित होते हैं कौन, एंजाइम। एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो इफेक्टेड कर लेते हैं परंतु स्वयं क्या रहेंगे, अनइफेक्टेड रहते हैं। यह सूक्ष्म मात्रिक तथा कम सक्रियण ऊर्जा पर ही संक्रमण अवस्था प्रदर्शित करना शुरू हो जाता है, एक्टिवेशन ऑफ पावर इन्वर्जन हो जाती है। एंजाइम एक ताला साबित सिद्धांत पर आधारित है। एक एंजाइम एक अभिक्रिया को एक्टिव करने का काम करता है, जैसे आपको बता रखा है, और ये क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है। क्रियाविधि फर्स्ट स्टेप में एंजाइम सब्सट्रेट के साथ में मिलकर संकुल बनाएगा, पुनः संकुल इंटरमीडिएट पदार्थ बनाएगा और इंटरमीडिएट पदार्थ प्रोडक्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट और एंजाइम वापस क्या हो जाता है, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये बातों को ध्यान रखते हुए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये जनरली मटेरियल आपको ऑब्टेन करवाया गया है। अब हम देख रहे हैं एंजाइम की उपयोगिता। देखिए आगे आप देखते हैं एंजाइम मुख्यतः पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि आप जानते भी कि लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से भोजन को लुब्रिका तथा सरल शर्करा में अपघटित करने का कार्य किया जाता है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं एंजाइम मुख्यतः पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त टाइलिन के अतिरिक्त भी आप एंजाइम देखें तो माल्टेज, एमिलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपघटित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे टाइलिन मुंह की लार में पाया जाता है और पॉलीसैकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, सरल शर्करा में अपघटित करता है। माल्टेज आंत्र रस में, जठर रस में पाया जाता है
और माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। एमाइलेज अग्नाशय रस में पाया जाता है और पॉलीसैकेराइड को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। पेप्सिन उदर जठर रस में पाया जाता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ट्रिप्सिन अग्नाशय रस में पाया जाता है, प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड में सिंपल पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। और लाइपेज उदर जठर रस में पाया जाता है, जो वसा को ग्लिसरॉल तथा सरल वसीय अम्लों में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम है, तो मुख्यतः अपन ने एक ही आपको समझाया कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऐसे ऐसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग की अलग अलग भूमिका दर्शाई गई है। जैसे कि बात दिमाग में रहेगी। आगे देखते हैं, एंजाइम कई प्रकार के रोगों को रोकथाम करने में भी इसकी भूमिका रहती है। ट्राइजेंस एंजाइम एल्बिनिन रोग को कंट्रोल करता है और हृदय रोग सेप्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति से रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसको आपने स्पीच किया एंजाइम पर आधारित था। तो प्रत्येक मैटर को वास्तव समझे, कंफ्यूज न हो। जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मान लो किसी भी प्रकार से कंफ्यूज हो रहा है, तो आप उस चीज़ का समाधान करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता के उस चीज़ की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, करते रहें, सुरक्षित और अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।